ये 10 के बच्चों, आज हम लोग वध खंड के दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ था। माता पिता के निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक यानी शुरू के दिनों में अभावों और कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनकी मृत्यु 1968 में हुई। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। आइए हम लोग राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित बाल गोविंद भगत अब पढ़ने जा रहे हैं। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। यानी बाल गोविंद भगत का शरीर छोटा था, गोरे चिट्टे थे और उनकी उम्र 60 से ऊपर की हो गई थी। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीरपंथियों की सी कनपट्टी टोपी। जब जाड़ा आता, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा यानी माथे पर हर समय चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, किंतु ऊपर की जो उनकी रूपरेखा थी उससे यह नहीं माना जा सकता कि वह साधु थे, किंतु बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनकी पत्नी के बारे में लेखक को याद नहीं, लेकिन बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, कबीर को साहब मानते, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामोखा बिना जरूरत का झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस सब नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों में कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। पर गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो कुछ उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर करते। इन सबके ऊपर मैं तो मुक्त था, पर उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। यानी बाल गोविंद भगत के गानों पर लेखक मुक्त थे। कह रहे हैं कि हमेशा सुनने को मिलता, सीधे साधे जो पद थे कबीर के, उनके कंठ से निकलकर वह सजीव हो उठते थे। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों पर उतर पड़ा है।
कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेत में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा यानी नाश्ता लेकर मेड़ पर बैठी हुई हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवैया चल रही है। ऐसे समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है? यह पूछना न पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि बाल गोविंद भगत है। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेतों में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध यानी लाइन से खेतों में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द के संगीत को जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग में भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के ओठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियों का एक अजीब कर्म चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू, यानी लेखक कह रहे हैं उनके संगीत का यह प्रभाव है। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई। बादलों की गरज, बिजली की तड़प से आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार, दादुरों की टरटर यानी मेढक की बोलने की आवाज बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। यानी इन जो जीव हैं, इनकी आवाज बाल गोविंद भगत के संगीत को डुबो नहीं सकती। उनकी खजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। गोदी में पियवा चमक उठे, सखिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती हैं कि वह अकेली हैं। चमक उठती हैं, चिहुक उठती हैं। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका गान अंधेरे में आकाशमात अचानक कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता है। यानी जैसे बिजली चमकती है तो सारे लोग चौंक उठते हैं, ठीक उसी प्रकार बाल गोविंद भगत का संगीत भी सबको क्या करता है, चौंका देता है। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया हुआ है, शांति से सोया हुआ है, लेकिन बाल गोविंद भगत का संगीत क्या हो रहा है, जाग रहा है। तेरी गठरी में लगा चोर, मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे तो उठते, न जाने किस वक्त वह जाकर नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर वहां से नहा धोकर और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खजड़ी लेकर बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। लेखक लिख रहे हैं कि मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माँ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया, खींच ले गई इनकी संगीत बाल गोविंद भगत की भी। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, यानी आसमान में तारे अभी चमचमा रहे थे। पूरब में लोही लग गई थी, यानी पूरब में लालिमा छा रही थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब कुहासा छा रहा था, यानी खेतों पर, बगीचों पर, घरों पर कोहरे छाया हुआ था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत, ढका हुआ मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कूस की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजी लिए बैठे थे। उस रहस्यमय वातावरण में एक कूस की चटाई पर पूरब मुंह करके काली कंबल ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह के शब्दों का तांता लगा था।
उनकी अंगुलियां खैड़ी पर लगातार चल नहीं रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते थे कि इतने सुरूर में आते थे, उत्तेजित हो उठते थे कि मालूम होता था अब खड़े हो जाएंगे। यह स्थिति थी उनकी शरीर की। कमली तो बार बार शरीर के नीचे सरक जाती। मैं जाड़े में कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक पर, उनके माथे पर शर्म बिंदु यानी पसीना जब तब चमक ही पड़ते थे। बस आज इतना ही, आगे कल।